ये वीडियो केवल मनोरंजन हेतु है। हम किसी भी अंधविश्वास का समर्थन नहीं करते। इस वीडियो का क्रेडिट बेस्ट हिंदी कहानियन को जाता है। कांति अपनी पोती मुन्नी के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। कुछ साल पहले कांति का बेटा और उसकी बहू शहर में पैसे कमाने गए थे, पर एक हादसे में उन दोनों की मौत हो गई और उनकी बेटी मुन्नी की जिम्मेदारी बूढ़ी कांति पर आ गई। आज मकर संक्रांति का त्योहार है। अच्छा, पर वो क्या होता है? हम क्यों मनाते हैं मकर संक्रांति? देखो, कहते हैं कि आज के दिन से ही भगवान सूर्य उत्तर की तरफ बढ़ते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं। अच्छा, क्या हुआ? समझ में नहीं आया? वो छोड़ो, ये बताओ दादी, इस त्योहार पर खाने में क्या क्या बनता है? यही जानना चाहती थी ना तुम? मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनती है। क्या? खिचड़ी? क्यों, क्या हुआ? मुझे लगा था कुछ अच्छा खाने को बनेगा। हाँ, बनता है ना, पर हमारे पास उतना अच्छा खाना बनाने के लिए पैसे नहीं है ना मेरी गुड़िया। इतना कहकर कांति चुप हो जाती है। उनकी आंखों में आंसू थे। मुन्नी अपनी दादी के आंसू देखकर फौरन समझ गई कि उसने जाने अनजाने अपनी दादी का दिल दुखा दिया है। इसीलिए उसने बात बदलते हुए कहा, ठीक है, हम खिचड़ी खाएंगे। सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक बार गर्मियों के मौसम में गांव पर ऐसा प्रकोप पड़ा कि आसमान से पानी की एक बूंद नहीं टपकी और आखिर में गांव के तालाब ने भी दम तोड़ दिया। बरसात का मौसम भी चला गया, लेकिन एक बूंद बारिश नहीं हुई। परेशान मुखिया ने गांव वालों की बैठक बुलाई। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बार गांव में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है। सूखा पड़ गया और अगर यही हाल रहा तो अकाल पड़ने की आशंका है। तो मुखिया, ऐसे में अब क्या उपाय है हम लोगों के पास? फिलहाल तो मुझे एक ही उपाय नजर आता है कि गांव में अब जितना भी पानी बचा है उसे बहुत ही सोच समझ कर खर्च करना होगा। दूसरा, आज से किसी भी खेत में सिंचाई नहीं होगी। वो पानी हमें अपने पीने के लिए संभाल कर रखना होगा। और एक बात और, इस मुश्किल घड़ी में हम सभी को एक दूसरे का साथ देना होगा। मुखिया की इस बात से गांव के सभी लोग सहमत थे। गांव वालों ने पानी बचाने के लिए खेतों में सिंचाई बंद कर दी। इससे उन्हें पीने के लिए पानी तो मिला, लेकिन सारी खेती सूख गई और देखते ही देखते सारी फसल चौपट हो गई। एक दिन, दादी, अब तो बरसात भी निकल गई, एक बूंद बारिश नहीं हुई, अब क्या होगा? भगवान जाने क्या होगा मेरी बच्ची। पर दादी, हमारा अनाज भी खत्म होने को आ गया है, क्या हमें शहर चलना चाहिए? नहीं, मैं कभी शहर नहीं जाऊंगी। वो शहर तेरे मम्मी पापा को खा गया। देख, तू भरोसा रख, भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता। वो जरूर हम लोगों की परीक्षा ले रहा है। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कांति ने मुन्नी को दिलासा तो दे दिया था, लेकिन वो खुद नहीं जानती थी कि उनकी ये हालत कब सुधरने वाली थी। एक दिन, मुन्नी, सुन बेटा, थोड़े से चावल रखे हैं ना? हाँ दादी, पर अब बहुत कम चावल ही बचे हैं। और दाल रखी है क्या? हाँ दादी, मुट्ठी भर दाल बची होगी। तो एक काम कर, अच्छी सी खिचड़ी बना ले। आज पेट भर कर खाना खाने का मन कर रहा है। पर दादी, आपने ही तो कहा था कि हमें थोड़ा थोड़ा खाना होगा। हाँ, पर आज मन कर रहा है कि मैं पेट भर कर खिचड़ी खाऊं। दादी, आप ठीक तो हो ना? हाँ, तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और दादी, फिर हम कल क्या खाएंगे? कल की चिंता भगवान पर छोड़ दे। ठीक है दादी, जैसा आपका हो। रसोई में मुन्नी और उधर बरामदे में बैठी कांति यही सोच रहे थे कि अब वो अगले दिन क्या खाएंगे, कि तभी गांव में कहीं से भटकते हुए एक साधु बाबा आ गए। हरिओम हरिओम। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? बाबा 2 दिन से भूखा है। साधु बाबा, हमें माफ कर दो, हमारे गांव में अकाल पड़ा है। सिर्फ बच्चों के खाने के लिए ही राशन बचा है। हम सब खुद आधे पेट खाकर जिंदा है। हमारे खेत सूख गए हैं और पीने तक पानी नहीं बचा। चिंता मत कर बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। तू बाबा को भोजन तो करा। बाबा, मुझे माफ कर दो, इस गांव में कोई भी आपको भोजन नहीं करा पाएगा। आपके लिए यही अच्छा रहेगा कि आप कहीं और जाएं। यहाँ वैसे भी किसी घर से आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। क्या इस पूरे गांव में एक भी घर ऐसा नहीं जहाँ एक गरीब बाबा को भोजन मिल सके? तू रहने दे बच्चा, मैं खुद देखता हूँ। बाकी मेरा भाग्य और इस गांव की किस्मत। ये कहकर साधु बाबा मुखिया के घर को छोड़कर आगे बढ़ गए। तभी वो कांति के घर पहुँचे। हरिओम हरिओम, कोई है घर में? बाबा 2 दिन से भूखा है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ बाबा, आइए ना। साधु बाबा को वहीं बिठाकर कांति अंदर रसोई में चली गई और बर्तन में रखी खिचड़ी देखने लगी। क्या हुआ दादी, कौन आए हैं? अरे मुन्नी, एक साधु बाबा आए हैं। 2 दिन से भूखे हैं बेचारे। एक काम कर, तू मेरी थाली मुझे दे दे। कांति ने अपनी खिचड़ी बाबा को दे दी। बाबा बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे। तभी बाबा ने मुन्नी को देखा और उसे अपने पास बुलाया।
खिचड़ी तो बहुत अच्छी बनाई है, पर मकर संक्रांति में तो अभी समय है। कैसी मकर संक्रांति बाबा? त्योहार पर तो रौनक होती है, उमंग और उत्साह होता है, पर यहाँ तो सब सूखा है। ये ले, बाबा तुझसे बहुत खुश है। ये पतंग रख ले। इस पतंग की तरह अपनी उम्मीदों की उड़ान को ऊंचा उड़ने दे, सब ठीक होगा। उस पतंग को देखकर मासूम मुन्नी बहुत खुश हुई। खाना खाकर बाबा वहाँ से चले गए, लेकिन वो इस बात से हैरान थी कि छोटी सी डोर लंबी होती चली जा रही थी। इस बार फिर से जैसे ही पतंग बादलों के पास गई, तेज बिजली कड़की और अगले ही पल झमाझम बारिश होने लगी। ये कैसा चमत्कार है मुन्नी बेटा? मुखिया जी देखिए, ये सब कुछ मेरी जादुई पतंग का कमाल है। उस दिन जमकर बारिश हुई। तब तक बारिश हुई जब तक मुन्नी अपनी पतंग बादलों के पास उड़ाती रही। वो खुशी खुशी अपनी पतंग उड़ाती रही और मन ही मन साधु बाबा का धन्यवाद करती रही। चिंकी अपने बाबा से बिलक बिलक कर रोई जा रही थी। बाबा, हमें माँ छोड़कर क्यों चली गई? बाबा बोलो ना। चिंकी, तेरी माँ की बीमारी और हमारी गरीबी ने उसकी जान ले ली। मेरी बच्ची चुप हो जा। मदन भाई, मेरी छोटी सी बच्ची चिंकी माँ को याद कर कर के रोए जा रही है। कैसे संभलेगी मेरी गुड़िया? दिनों थोड़ा वक्त लगेगा चिंकी को संभलने में। बाकी फैक्ट्री से मैनेजर का फोन आया था, मैंने बता दिया है तो 1-2 दिन में फैक्ट्री जाएगा। चिंकी थोड़ा सा संभल जाए तो मैं चला जाऊंगा। चिंकी माँ के मर जाने के बाद बहुत सदमे में आ गई थी, पर अभी शायद उस छोटी सी 8 साल की बच्ची पर दुखों का एक और पहाड़ टूटना बाकी था। चिंकी बिटिया, जल्दी मेरे साथ चल, हमें हॉस्पिटल जाना है। मदन चाचा, हॉस्पिटल क्यों? क्या हुआ? चिंकी, तेरे बाबा का एक्सीडेंट हो गया है। वो केमिकल फैक्ट्री में काम करते हुए अचानक केमिकल लीक हो गया। तेरे बाबा उसी की चपेट में आ गए हैं। डॉक्टर उन्हें देख रहे हैं। डॉक्टर, मेरे बाबा कैसे हैं? बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे। मदन जी, हमने बाकी चोट का इलाज तो कर दिया है, पर क्या डॉक्टर? चिंकी बिटिया, तुम्हारे बाबा की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई है। केमिकल उनकी आंखों में चला गया, जिसकी वजह से उनकी आंखें खराब हो गई हैं। बाबा, ये सब क्या हो गया? पहले माँ मुझे छोड़कर चली गई, अब आपके साथ ये हादसा हो गया। चिंकी फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ समय बाद दीनू हॉस्पिटल से घर आ जाता है, पर वो अब बहुत ही उदास रहने लगा था और रोता रहता था। बाबा, ये लो, मैं आपके लिए अपने हाथों से चाय बनाकर लाई हूँ, और ये बिस्कुट भी खा लो, फिर आपको दवाई भी तो खानी है। अरे, आप फिर रोने लगे? डॉक्टर ने आपको कहा है ना, अभी आपकी आंखों के जख्म कच्चे हैं। मेरी बच्ची, इतनी छोटी सी उम्र में तुझ पर कितनी जिम्मेदारी आ गई है। बाबा, आप ही तो कहते हो जीवन का नाम ही संघर्ष है। वैसे आप दवाई लो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मदन चाचा के पास जाकर एक बार पूछती हूँ, वो बोल रहे थे कि काम के लिए किसी से बात करेंगे। आओ चिंकी बिटिया, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। वो रमेश पतंग वाले से मेरी बात हुई है। मैं तुम्हें रमेश पतंग वाले से रोजाना की पतंगे दिलवा दिया करूंगा। तुम उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा पाओगी। मदन चाचा, आपने मेरे लिए इतना सोचा, यही मेरे लिए काफी है। आप मुझे पतंगे दिलवा दो चाचा, मेरी बहुत मदद हो जाएगी। मदन चिंकी को रमेश पतंग वाले से पतंगे दिलवा देता है। चिंकी अब रोजाना पतंगे बेचने लगी है। सुबह से शाम चिंकी कभी पार्क में, कभी सड़क पर इधर उधर पतंगे बेचती थी। बाबूजी, पतंग ले लो, देखो मेरे पास बहुत सुंदर पतंगे हैं, लाल, नीली, हरी, पीली। ले लो ना बाबूजी। अरे नहीं लेनी हमें पतंग, चल आगे जाके बैठ। पापा, दिला दो ना पतंग, मुझे भी पतंग उड़ानी है। इधर आ लड़की, कितने की पतंग है ये लाल वाली? बाबूजी, 5 रुपए की। 2 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। वो भी बेटा जिद कर रहा है, इसलिए ले रहा हूँ। क्या करूँ, आज तो सिर्फ 15 रुपए की कमाई हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। चिंकी बिटिया आ गई तू, बड़ी देर लगा दी आने में। बाबा, ये आपके लिए रोटी खरीद कर लाई थी, रुको मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ। मेरी फूल सी बच्ची सारा दिन मेहनत करती है और मैं अपाहिज तेरी कोई मदद नहीं कर पा रहा। अरे बाबा, चिंता क्यों करते हो? अभी कुछ दिनों में मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला है, फिर देखना मेरी बहुत सारी पतंगे बिक जाएंगी। फिर मैं उन पैसों से आपके लिए नया स्वेटर भी खरीद कर लाऊंगी। मैं तो तुझे किया वादा भी नहीं निभा पाया। मुझे याद है तूने मेरे लिए नई गुड़िया मांगी थी, पर अचानक तेरी माँ चली गई, फिर मेरे साथ ये हादसा हो गया। बाबा, मुझे नई गुड़िया नहीं लेनी, मुझे खूब सारे पैसे कमाकर आपका इलाज करवाना है। चिंकी का बचपन मानो कहीं खो गया था। वो पतंग बेचने इसी उम्मीद पर निकलती कि उसकी कमाई हो जाएगी तो बाबा के लिए कुछ खाने का खरीद लेगी। ऐसे ही एक दिन चिंकी एक मॉल के बाहर पतंग बेच रही थी। वहाँ एक गाड़ी रुकी। भैया, पतंग ले लो, देखो मेरे पास कितनी सुंदर पतंगे हैं। ड्राइवर, इस गरीब बदबूदार लड़की को रास्ते से हटाओ। ए लड़की, मुझे कोई पतंग नहीं खरीदनी, चल हट गाड़ी के सामने से। मेरे पास से तो बदबू नहीं आ रही, मैं बदबूदार लड़की नहीं हूँ, पर उस लड़के ने मुझे बदबूदार क्यों कहा?
चिंकी इसी सोच में पतंगे बेच रही थी, पर उस दिन उसकी एक भी पतंग नहीं बिकी थी। क्या करूं, आज तो एक भी पतंग नहीं बिक रही। भूख भी बहुत लगी है, पर मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं। अगर पतंग नहीं बिकी तो बाबा के लिए रोटी कैसे ले जाऊंगी? मुझे अभी पानी पीकर ही गुजारा करना होगा। चिंकी पानी पीकर ही अपना पेट भर लेती है और मॉल के सामने ही एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ जाती है। चिंकी की आंख लग जाती है, तभी वो गाड़ी वाला बिगड़ा हुआ लड़का मॉल से बाहर आते हुए चिंकी को देख लेता है। ये तो वही बदबूदार गरीब लड़की है, इसे सबक सिखाने का यही तरीका है। ये सो रही है, इसकी सारी पतंगे उठा लेता हूँ, अच्छा मजा चखाऊंगा इसे। नीरज नाम का वो बिगड़ा हुआ लड़का चिंकी की सारी पतंगे उठाकर गाड़ी में रख लेता है और रास्ते में फाड़ कर फेंक देता है। उधर चिंकी की आंख खुलती है तो वो पतंगों को पास न देखकर घबरा जाती है। मेरी पतंगे कहाँ गई? कौन ले गया? अब मैं क्या बेचूंगी? बाबा के लिए खाना कैसे ले जाऊंगी? मेरी पतंगे। चिंकी रोती हुई घर पहुँचती है। चिंकी बिटिया, मैं देख नहीं सकता पर समझ तो सकता हूँ क्या हुआ मेरी बच्ची। बाबा, मेरी पतंगे न जाने कौन उठा कर ले गया। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, रो मत। कल मदन से बोलकर रमेश से दोबारा पतंगे ले लेना। मदन बोल देगा तो रमेश उधार में दे देगा। आखिर मेरी पतंगे कौन ले गया होगा? मुझे लग रहा था मकर संक्रांति के त्योहार पर बिक्री हो जाएगी तो बाबा के लिए नया स्वेटर ले आऊंगी। चिंकी रोने लगती है। उधर नीरज लड़के के साथ जो ड्राइवर था वो भी नीरज के व्यवहार से दुखी होता है और सारी बात वो नीरज के पिता मिस्टर योगेश को बताता है। सर, नीरज बाबा उस गरीब पतंग वाली बच्ची जो पतंगे बेच रही थी उसकी सारी पतंगे उठाकर ले आए और फाड़ कर फेंक दी। पता नहीं उस बेचारी गरीब लड़की का कितना नुकसान हो गया होगा। नीरज, तुमने उस पतंग बेचने वाली बच्ची की सारी पतंगे फाड़ दी? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक बार मॉल के आसपास की दुकानों पर पता करो, शायद उनमें से कोई उस बच्ची को जानता होगा। ड्राइवर मॉल के आसपास की दुकान वालों से चिंकी के बारे में पूछताछ करता है और आखिर चिंकी के बारे में पता लग जाता है। सर, उस बच्ची के घर का पता मिल गया है। वो मॉल के बराबर में ही एक गरीब बस्ती में रहती है। नीरज, मेरे साथ उस बच्चे के घर पर चलो और उससे माफी मांगो। योगेश नीरज को लेकर चिंकी के घर पहुंचता है, पर वहां पहुंचकर योगेश चिंकी के पिता दीनू को देखकर हैरान रह जाता है। दीनू, तुम? चिंकी तुम्हारी बेटी है? तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। ये तो मालिक की आवाज है। मालिक, उस दिन फैक्ट्री हादसे में मेरी आंखों की रोशनी चली गई। उसके बाद मैंने कई बार आपसे बात करने की कोशिश की पर मेरी आपसे बात नहीं हो पाई। दीनू, तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ ये मैं नहीं जानता था। नीरज, तुम भी चिंकी से माफी मांगो। देखो, ये छोटी सी बच्ची अपने परिवार को चलाने के लिए रोजाना पतंग खरीद कर बेचती है और तुमने इसका कितना नुकसान कर दिया। चिंकी, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। पापा, मैं वादा करता हूँ अब मैं कभी भी किसी की मजबूरी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। दीनू, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से चिंकी और तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। चिंकी, तुम स्कूल में पढ़ना चाहती हो ना? अब से तुम स्कूल जाओगी और पढ़ लिख कर खूब नाम कमाना। सचमुच अंकल? बाबा, आपने सुना? मैं स्कूल जाऊंगी, मैं पढ़ूंगी बाबा। हाँ मेरी बच्ची, आज मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। और फिर उस दिन के बाद चिंकी के जीवन ने एक नई राह में कदम रख दिया, जिसे महसूस करके चिंकी के बाबा भी बहुत खुश थे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।